डियर फ्रेंड्स, आप सभी का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन का जो सब्जेक्ट है, वो लास्ट टॉपिक बीएड का जो है अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन, वो छूट गया था। उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, देखेंगे, क्योंकि ये बहुत दिनों से ये सीरीज रुक गई थी। मैं कुछ एग्ज़ाम्स या कुछ काम की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। तो आज फिर से शुरुआत करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, और इस पे अब से बहुत सारी वीडियो आती रहेगी आप लोगों के लिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको इसी तरह का नोट्स सेकंड ईयर का भी चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का लास्ट टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन। और कई यूनिवर्सिटी में लास्ट टॉपिक कुछ अलग होता है। तो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो आप कमेंट भी करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे मुझे वीडियो आप लोगों को चाहिए, या किस टॉपिक का नोट्स चाहिए। अगर आपको वो टॉपिक मेरे प्ले लिस्ट में नहीं मिलती है तो आप कमेंट कर ज़रूर बोल सकते हैं, और उस टॉपिक पे हम चाहेंगे कि वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जाए, नोट्स आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जाए। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कि ये नई सीरीज फिर से स्टार्ट की जा रही है। और इस टॉपिक में जो है अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन में लगभग 2 से 4 यूनिट है। वो चारों यूनिट का हम लोग बारी बारी से देखेंगे और सभी पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को मिलती रहे तो प्लीज़ ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आने वाले समय में आपको यहाँ पे सीसैट की भी तैयारी करवाई जाएगी। और साथ में जो जनरल कंपटीशन के जितने एग्ज़ाम होते हैं और उनसे रिलेटेड जो जीएस के टॉपिक्स हैं या फिर सवाल हैं, उनसे रिलेटेड भी इन पर कुछ नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि वो भी अगर आप नोट्स पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ कम समय में सीखने को मिल जाएगा और रिवीजन करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बिना टाइम लैप्स किए हुए हम लोग आज फर्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि पहला टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन का है। वो इनकी क्या मीनिंग है, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन की क्या मीनिंग है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इनकी नेचर और टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन है जो, इन सभी पे एकदम पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आप लोग अगर कॉपी कलम लिए हुए हैं तो उस पर आप लिख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। अगर आप लोग सिर्फ समझ लेते हैं, अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है, अगर आप समझ भी लेते हैं इस वीडियो को तो अपने से भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ और जो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है कि आप वही लिखें। आप अपने इतना व्यक्तित्व या फिर इतना परिपक्व तो आप ज़रूर हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, क्योंकि आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप ग्रेजुएशन क्वालिफाई हैं। तो आप इतना परिपक्व जरूर हो गए होंगे कि आप अगर आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो अपने से भी नोट्स बना सकते हैं या एग्ज़ाम हॉल में लिख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा नोट्स आपको मिले तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को नोट्स। तो आप ये नोट्स आपको कैसे मिलेगी, ये वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध है इस विषय पे कि आप लोग किस तरह से ये नोट्स ले सकते हैं। तो उस वीडियो को हम लिंक में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वीडियो आप देख के आप मंगवा सकते हैं। हर नोट्स को बीएड से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो नोट्स मंगवा सकते हैं। साथ ही आप एक टेलीग्राम चैनल है जो बना हुआ, वो भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी जो बीएड से रिलेटेड है पीडीएफ वहाँ आपको मिल जाएगी, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं उन सभी से आप बात भी कर पाएंगे। सो आज की जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, इनके मीनिंग, नेचर और टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन को देखते हैं। पहला डिसिप्लिन देखते हैं। डिसिप्लिन, व्हाट इज डिसिप्लिन, ये अनुशासन क्या होता है। डिसिप्लिन का हिंदी अनुशासन होता है, आप लोगों को पता ही होगा। आज्ञाओं का पालन करना, डेट मीन्स डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, जॉन डीवी जो है एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हुए जो कि एक तरह से ये टीचिंग लाइन में बच्चों पे थोड़ा सा गहन अध्ययन किया, और उसके अनुसार बताया गया कि जॉन डीवी जो है वो अनुशासन जो होता है, अनुशासन एक शक्ति है और कार्य करने के लिए उपलब्ध साधनों का सदुपयोग है, जॉन डीवी के अनुसार। ये सब पॉइंट अगर आप एग्जाम हॉल में लिखते हैं तो आपको जो है नंबर थोड़ा औरों के अपेक्षा ज़्यादा मिलेगा। तो सो इन सब फैक्ट को जरूर आप एग्जाम हॉल में यूज करें। सो जॉन डीवी के अनुसार जो है कार्य करने की एक शक्ति है जो कि साधनों का सदुपयोग करना होता है। टीपी नंद भी कहा है कि अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना जो अवस्थाओं को व्यवस्था प्रदान करता है, डेट मीन्स अनुशासन है। जॉन वाटसन के अनुसार अनुशासन से मेरा मतलब विषय वस्तु का निकाय है।
जॉन वाटसन के अनुसार अनुशासन से मेरा मतलब है विषय वस्तु का निकाय जो अवधारणाओं, तथ्यों और सिद्धांतों से बना है। इसके लिए आदेश दिया गया है कि इसे जानबूझकर और व्यवस्थित रूप से पढ़ाया जा सके। ठीक, अब मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन देख लेते हैं। डिसिप्लिन के क्या क्या मीनिंग है, और डिसिप्लिन एक वर्ड है जो इसका हर वर्ड का जो मीनिंग आता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला डी का क्या होता है? डिफिनाइट मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च, विशेष कार्य प्रणाली का इसका हिंदी हुआ। डी का मतलब डिफिनाइट मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च। आई का मतलब क्या होगा? इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन, संस्थागत अभिव्यक्ति। एस मतलब स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, विशेष शब्दावली। सी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, सिद्धांत और संकल्प, जिसको आप लोग हिंदी बोल सकते हैं। ये सब फैक्ट कोई ज़रूरी नहीं है जानना, बट अगर आप एक टीचर के रूप में है और बच्चे अगर कोई आपसे पूछ लेते हैं कि डिसिप्लिन का क्या मीनिंग होता है या डिसिप्लिन किन किन वर्डों से मिल के बनाया गया है, तो आप उनको बता सकते हैं। अगर एग्ज़ाम हॉल में ये सब चीज़ अगर लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा जो आंसर होगा वो थोड़ा सा औरों से स्टैंडर्ड लगेगा, जिससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगी औरों कंपेरिजन में। तो ये सब चीज़ आप यूज कर सकते हैं। आई का देखेंगे मीनिंग। आई का होता है इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण अंग। नेक्स्ट पी का होता है प्रोड्यूस न्यू नॉलेज, नवीन ज्ञान। एल लॉ, कोड ऑफ कंडक्ट, जिस समय कई बार आप लोग देखे होंगे जब इलेक्शन हो रही होती है तो उस समय आचार संहिता लगाया जाता है। सो लॉ, कोड ऑफ कंडक्ट। आई मतलब आइडेंटिटी, पहचान। एन का न्यू रिसर्च, नई शोध। एन मतलब न्यू रिसर्च, नई शोध। ई मतलब एक्सपर्ट, कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट, विशेषज्ञों का समूह जो होता है एक्सपर्ट। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। डिसिप्लिन का फुल फॉर्म इस तरह से आप लिख सकते हैं। डिसिप्लिन के क्या क्या फीचर होते हैं उनके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो फीचर के बारे में देख लेते हैं कि डिसिप्लिन के क्या फीचर है। पहला फीचर, यह व्यवस्थित होता है। सेकंड, यह अधिगम से संबंधित है। तीसरा पॉइंट, इसमें सिद्धांत तथा तथ्य होते हैं। फोर्थ में इसकी एक विशेष शब्दावली प्रणाली होती है। क्या होती है? इसमें एक शब्दावली होती है। 5 में अधिगम का क्रम जो है निर्धारित होता है। 6 में यह सीखने के उद्देश्य से संबंधित होता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधित होता है। यह ज्ञान और क्रमबद्ध की प्रक्रिया है। 9th में इसमें ज्ञान को बढ़ाया जाता है। डिसिप्लिन में ज्ञान को बढ़ाने के बारे में बताया जाता है कि आप किस तरह से अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं डिसिप्लिन में रह के। और डिसिप्लिन जो है वो एक तरह से बोला जा सकता है कि स्टूडेंट का एक गहना है डिसिप्लिन। अगर स्टूडेंट डिसिप्लिन में है तो सबसे बड़ा वो उनके लिए एक गहना के रूप में कार्य करता है। अगर कोई लड़का या कोई स्टूडेंट डिसिप्लिन में नहीं है तो उनकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता। ठीक, इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं 10 नंबर में ये विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने की संबंधित है तथा यह ज्ञान बदलते रहता है। अब टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन देखिए, क्या क्या टाइप्स है डिसिप्लिन के उनके बारे में देखते हैं। अनुशासन के प्रकार, पहला प्रकार देखें तो वो प्राकृतिक अनुशासन है। ठीक, नेचुरल डिसिप्लिन। प्राकृतिक अनुशासन के अंतर्गत बच्चों पर किसी प्रकार के बाहरी दबाव अथवा नियंत्रण लागू नहीं किया जाता है। जो होते हैं ना कोई लोग कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये लाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे रहिए, अच्छे रहिए, तो बाहरी दबाव उन पे डाला जाता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या बाहरी दबाव होता है। सो प्राकृतिक अनुशासन जो है वो प्राकृतिक अनुशासन के अंतर्गत बच्चों पर किसी प्रकार का बाहरी दबाव अथवा नियंत्रण लागू नहीं किया जाता है। इस प्रकार के नियंत्रण को मुख्य समर्थक रूसो जो है, रूसो के बारे में आप सुने होंगे, जो कि एक शिक्षा दार्शनिक है। मुख्य जो समर्थक है वो रूसो तथा स्पेंसर थे। इन शिक्षा दार्शनिक के मतानुसार बच्चों को अपने आप में स्वतंत्र रहने देना चाहिए। बालकों को स्वयं अपनी आंतरिक प्रेरणा से कार्य करना चाहिए। जब वह स्वयं अपने विवेक से कार्य करेंगे तो उन्हें विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होंगे तथा इन्हीं अनुभवों से उनमें अनुशासन का विकास होगा। इस प्रकार स्वतः विकसित किए गए अनुशासन से जीवन व्यतीत करने का वास्तविक महत्व समझ में आ जाएगा। आप लोग समझे, रूसो और स्पेंसर का कितना बड़ा कथन है। इनके अनुसार कहा जा रहा है बच्चों पे कोई प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चों को स्वयं अपनी आंतरिक प्रेरणा से कार्य करने देना चाहिए। वो आंतरिक क्या सोचता है वो सोच समझ के खुद से करेगा। जब वह स्वयं अपने विवेक से कार्य करेगा तो वो विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करेंगे। वो बहुत कुछ सीखेंगे, अनुभव करेंगे, क्या गलत है क्या सही है। इस प्रकार जो है वह स्वतः विकसित हो जाएगा उनके अंदर, किस तरह से उन अनुशासन से जीवन व्यतीत करना वास्तविक समझ में उनको आ जाएगा। ठीक, दूसरा हम देखते हैं आधिकारिक अनुशासन।
सेकंड जो है आधिकारिक अनुशासन। आधिकारिक अनुशासन में बच्चों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, जबकि आप प्राकृतिक अनुशासन देखें उसमें किसी भी प्रकार से बच्चों को बाहरी दबाव नहीं दिया जा रहा था, जबकि आधिकारिक अनुशासन में बच्चों पे दबाव डाला जा रहा है। आधिकारिक अनुशासन में बच्चों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बच्चों के हर प्रकार से बड़ों के नियंत्रण तथा अधिकार में रहना होता है। बच्चों को अपनी इच्छा से सामान्य रूप कोई भी कार्य करने की छूट नहीं होती है। इस प्रकार के अनुशासन में बड़ों के आदर्शों और निर्देशों को सर्वाधिक महत्व होता है। घर पर बच्चों को अपने अभिभावकों का तथा स्कूल में शिक्षकों का आदेश मानना चाहिए। इसमें कहा जाता है कि आधिकारिक अनुशासन में घर पे रहते हैं माता पिता, पेरेंट्स, समाज, सभी का बात सुनना पड़ता है उनको। वही जब स्कूल जाते हैं वहाँ शिक्षकों का बात मानना पड़ता है। इस तरह से उन पे अनुशासन जो होता है वो दबाव डाल के किया जाता है कि बच्चों आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। एज ए टीचर आपको ये सब इसलिए जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि कल आप ही एक बच्चे का जो जीवन है उनके निर्माण में आपका योगदान होगा। तो बच्चे का जो निर्माण में आपका जो योगदान होगा वो किस तरह से होगा, अगर आप अभी नहीं समझेंगे किस तरह से बच्चों से बिहेव किया जाए, तो फिर उस समय बच्चों को आप पढ़ा नहीं पाएंगे, सही गाइड नहीं कर पाइएगा। सो एज ए टीचर आपको ये सब चीज़ जानना जरूरी हो जाता है, और साथ अपने बच्चों के साथ किस तरह बिहेव किया जाए वो भी जरूरत होता है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि आधिकारिक अनुशासन जो है इस तरह से बच्चों पर थोपना नहीं चाहिए, इसलिए वो उसको प्यार से बिना दबाव डाले हुए अनुशासन में रखा जा सकता है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके प्यार से वो नहीं मानेंगे, वो कभी कभी डांट से ही मानते हैं। सो कुछ स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए आप इग्नोर भी कर सकते हैं या फिर अलग से उनको समझा भी सकते हैं। सो इस तरह से देख सकते हैं कि आप आधिकारिक अनुशासन जो है बाहर से थोपा जाने वाला एक अनुशासन होता है। ठीक, नेक्स्ट व्यक्तित्व अनुशासन। इस प्रकार का जो नियंत्रण है बालकों के लिए नहीं बल्कि परिपक्व व्यक्तियों के लिए होता है। व्यक्तित्व अनुशासन ये बच्चों के लिए नहीं परिपक्व व्यक्तियों के लिए होता है, जबकि व्यक्ति में समुचित विकास, विवेक का विकास हो जाता है। परिपक्व व्यक्ति जो होते हैं उसमें समुचित विवेक का विकास तो पहले ही हो जाता है। तब उसे स्वयं ही मालूम हो जाता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या नियमित है, क्या अनियमित। वह स्वयं ही उचित तथा नियमित का चुनाव कर सकता है। जो परिपक्व है, जो समझदार है, जो बड़े हो गए हैं, इस नियंत्रण में किसी प्रकार का बाहरी दबाव अथवा नियंत्रण नहीं थोपा जाता है, इसलिए इसे आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन कहा जाता है तथा आत्म नियंत्रण भी कहते हैं। इस प्रकार के अनुशासन में व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति विशेष रूप से सहायक होती है। ओके, थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे। थर्ड टाइप्स डिसिप्लिन का सामाजिक अनुशासन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा अनुशासन है जो बच्चों में तो नहीं लेकिन बड़ों व्यक्तियों पे सबसे ज़्यादा ये प्रभाव डालता है, सामाजिक अनुशासन। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर भी ये आने लगती है कि समाज के सामने मैं कैसे अच्छे पेश आऊँ, कैसे लोग मुझे अच्छे बोलें। सो सामाजिक अनुशासन भी एक तरह का दबाव है, पर वो पर्सनल दबाव नहीं है, वो समाज के द्वारा इनडायरेक्ट तरीका से दबाव डाला जाता है। सो आप समझेंगे इस पॉइंट में। और आप लोग अगर समाज में हैं, गांव में हैं, शहर की मैं बात नहीं करूँ, शहर में भी होती है जो अपनापन जहाँ अगर बना हुआ है, लेकिन जहाँ अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आप इस चीज़ से भली भांति परिचित होंगे। सो सामाजिक अनुशासन। अनुशासन का एक अन्य स्वरूप सामाजिक अनुशासन है। यह अनुशासन का निर्धारण सामाजिक मान्यताओं द्वारा होता है। प्रत्येक समाज का यह नियम है कि सामाजिक मान्यताओं के अनुसार कार्य करने पर समाज व्यक्ति की प्रशंसा करता है। सिंपल सी बात है, अगर आप अच्छे काम करते हैं, वो समाज के अनुकूल करते हैं, समाज में रह के करते हैं, समाज के लिए करते हैं, तो समाज आपकी प्रशंसा करेंगे। जब वही सामाजिक मान्यताओं के विपरीत आप कोई काम करते हैं तो वही समाज आपकी निंदा भी करती है। इसी प्रशंसा तथा निंदा के माध्यम से सामाजिक अनुशासन लागू किया जाता है। सामान्य रूप से सामाजिक अनुशासन लागू किया जाता है। सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक निंदा से बचना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि समाज मुझे अच्छा बोले, ना कि बुरा। इसी बुरा ना बोलने या बुरा नहीं कहने और बुरा नहीं सुनने की वजह से लोग अच्छे कार्य करते हैं और अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, और उसमें सामाजिक अनुशासन धीरे धीरे खुद ही डेवलप्ड हो जाती है। इसे ही सामाजिक अनुशासन कहते हैं। अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे द्वारा लिखा गया ही वर्ड सर्वमान्य है, आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सामान्य रूप से व्यक्ति सामाजिक निंदा से बचना चाहता है तथा यह चाहता है कि उसके कार्यों की प्रशंसा की जाए। इसी धारणा से सामाजिक अनुशासन बना रहता है। ठीक,
अनुशासन के क्या सिद्धांत हैं, इनकी क्या थ्योरी है, डिसिप्लिन और के थ्योरी जो है उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। स्वतंत्रता तभी तक सफलता प्रदान करती है जब तक यह सुनिश्चित हो कि अनुशासन स्वतंत्रता को सार्थकता प्रदान करता है। विद्यालय तथा कक्षा में अध्यापक का कार्य अनुशासन स्थापित करना समझा जाता है। इनको स्थापित करने के 3 सिद्धांत हैं और ये सिद्धांत जो है, इन सिद्धांत के बारे में 3 जो है इसको इस तरह से बोला जा सकता है, जो बच्चों पे अध्ययन किया है, बच्चों पे देखा गया है, जो दार्शनिक हैं उनके बारे में 3 दार्शनिक हुआ, नॉर्मन, मैकमन एंड एडम्स। नॉर्मन मैकमन एंड एडम्स महोदय के अनुसार दमनात्मक, प्रभावात्मक एंड मुख्यात्मक 3 सिद्धांत दिए गए हैं। ये तीनों सिद्धांत आप देख सकते हैं, दमनात्मक, प्रभावात्मक और मुख्यात्मक सिद्धांत जो है, ये 3 सिद्धांत आप जरूर पढ़ें। और ये एक नोट्स है, तो मैं इसको पूरी तरह से मैं डिफाइन नहीं किया हूँ इसमें, और लेकिन एक नोट्स होने के नाते इतना काफ़ी होता है। और आप एग्ज़ाम हॉल में अगर इतना लिखते हैं तो वो काफ़ी होता है, उतना आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिल जाएगी। बट ज्ञान के लिए आपको बुक पढ़नी चाहिए, और मैं भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग बुक अवश्य पढ़ें, क्योंकि नोट्स का क्या मतलब है कि एग्ज़ाम टाइम में आप जल्दी से रिविज़न कर लें। नोट्स का तो यही मीनिंग होता है ना कि आप जल्दी कम समय में किसी चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। तो नोट्स थोड़ा शॉर्ट करके मैंने बनाया है, लेकिन ये नोट इतना ज़रूर कारगर साबित होगी कि आप अगर एग्ज़ाम हॉल में इतना भी लिखते हैं तो आप मार्क्स में किसी प्रकार की कटौती नहीं देखी जाएगी। इन तीनों सिद्धांतों के तर्क और विपक्ष का जो वितर्क है उनके बारे में समझा सकते हैं। अगर प्रश्न की मांग हो तो आप अवश्य पढ़ लें, कहीं से बुक आप लोग के पास अवश्य ही होगा। इन तीनों के तर्क वितर्क के बारे में समझा सकते हैं अगर प्रश्न की मांग हो तो, अन्यथा इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये वीडियो, ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होती है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं, देख पाएंगे। और साथ ही अगर आप कोई भी टॉपिक का वीडियोज या फिर शॉर्ट नोट्स चाहते हैं तो अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।